अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टोटल नी रिप्लेसमेंट। टोटल नी रिप्लेसमेंट को लेके लोगों के माइंड में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली फिजियोथेरेपी के रिलेटेड। तो आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे डॉक्टर मुश्किल से। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट का मशवरा दे देता है। तो क्या एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी यही मशवरा है कि ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस पे हमें टीकेआर करवा लेना चाहिए? ग्रेड 4 अर्थराइटिस में अगर हम देखें तो हड्डियां एक दूसरे के साथ तकरीबन जुड़ी हुई होती हैं और घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा चलते हुए स्ट्रेस पड़ता है और उनकी अलाइनमेंट ख़राब हुई होती है। डीजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं और घुटनों की हड्डियां एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही होती हैं। पेन का एलिमेंट ऐसा होता है कि जो पेशेंट नाकाबिले बर्दाश्त पेशेंट के लिए होता है। ग्रेड 4 और ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से बाहर निकल चुका होता है। तो मेरा ख्याल है कि ग्रेड 4 को हम फिजियोथेरेपी से उतना मैनेज नहीं कर सकते, उसके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड टोटल नी रिप्लेसमेंट ही है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट लाइफ टाइम पेन से बच सकता है और क्या उसको लाइफ टाइम रिहैबिलिटेशन करवानी पड़ेगी? जी, घुटने की तब्दीली जब करवाई जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके बाद रिहैबिलिटेशन है, फिजियोथेरेपी है। उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, उसकी चाल को बेहतर करना, उसको दोबारा लाइफ में वापस लेकर आना है। पेशेंट की पेन यूजुअली छठे हफ्ते से लेके तीसरे महीने तक खत्म हो जाती है, वो मैनेज हो जाती है, पेन मज़ीद नहीं रहती। जहाँ तक बात है लाइफ टाइम, तो लाइफ ज़िंदगी कितनी है ये तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन इम्प्लांट की लाइफ 10 से 15 साल होती है। 10 से 15 साल तक घुटना नी रिप्लेसमेंट जो हुआ होता है अच्छा चलता है। उसके बाद अपनी लाइफ उसकी खत्म हो जाती है। कुदरत की बनाई हुई चीज़ों का नेमोल बदल कोई नहीं है। 10 से 15 साल हम पेन से बच सकते हैं, उसके बाद उसमें दोबारा दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि रिकवरी पीरियड बहुत लंबा होगा, मतलब अगर एक दफ़ा टीकेआर हो चुका है तो उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा देर बेड पे रहना पड़ेगा, वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ वापस नहीं आ सकते। तो इस बारे में आप क्या कहना नी चाहेंगे? रिप्लेसमेंट करवाया ही इसीलिए जाता है कि पेशेंट जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज को पूरा कर सके, उस दर्द से निकल सके। तो उसका रिहैबिलिटेशन पीरियड इतना लंबा नहीं होता। पेशेंट पेन फ्री हो जाता है तीसरे हफ्ते, छठे हफ्ते या मैक्सिमम 3 महीने तक। फिर वो डेली एक्टिविटीज की तरफ आना शुरू हो जाता है, अपने रोजमर्रा के काम करना शुरू हो जाता है। रिहैबिलिटेशन का जो पीरियड है वो भी इतना लंबा नहीं होता, वो छठे हफ्ते तक मुहित होता है या मैक्सिमम भी जाए तो 3 मंथ्स लेता है। पेशेंट जल्दी अपनी रूटीन में वापस आ जाता है। दूसरे दिन ही उसको उसके कदमों के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, उसकी वॉशरूम की ज़रूरतें वो अपनी पूरा करना शुरू हो जाता है। तो रिहैबिलिटेशन का पीरियड इतना लंबा नहीं है, रिकवरी का पीरियड इतना लंबा नहीं है, सक्सेसफुल रेट है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पेशेंट को ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मशवरा दे दिया है कि वो टीकेआर करवा ले, तो क्या उसको ऑपरेशन से पहले भी रिहैब के लिए आना चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर उसको फिजियो नी रिप्लेसमेंट का मशवरा दे दिया गया, उसकी रिकमेंडेशन आ गई है, आइडियली उसका नी रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए, तो पहले 4 से 6 हफ्ते ऑपरेशन से पहले फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन या उसके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो ये वर्जिशें कर लेता है तो उसके बाद उसकी रिकवरी अच्छी हो जाती है और डेली एक्टिविटीज़ की तरफ जल्दी आना शुरू हो जाता है। उसकी जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मिनिमम हो जाती हैं। घुटना जल्दी मुड़ना शुरू हो जाता है, घुटना अच्छा मुड़ता है और उसकी एक्सटेंशन या एक्सटेंसर लैग उसका नहीं होता। अच्छा, और अगर किसी पेशेंट का टीकेआर हो चुका है और अब वो फिजियोथेरेपी करवा रहा है, तो अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसका जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा? अगर तो पेशेंट ने फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी, रिहैबिलिटेशन उसकी स्टार्ट हो गई, नी रिप्लेसमेंट के बाद उसकी पेन सेटल हो गई, नी रिप्लेसमेंट के बाद होनी चाहिए पेन सेटल, और वो अपनी रूटीन में आना शुरू हो गया, अच्छा चलना शुरू हो गया विद असिस्टिव डिवाइस, उसने अपनी कमोड की ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दी, वो बेड के ऊपर करवट लेना शुरू हो गया, वो अपनी टांग ऊपर उठाना शुरू हो गया बगैर किसी सपोर्ट के, असिस्टेंस के, वो चलना शुरू हो गया,
वो अपना घुटना अच्छा मोड़ना, जो कि आइडियली होता है 90 डिग्री 100 डिग्री तक होता है, वो बेंड करना शुरू हो गया, जो कि आइडियली होता है 90 डिग्री 100 डिग्री तक होता है, वो बेंड करना शुरू हो गया, उसकी घुटने के नीचे हिला नहीं रहा, घुटना बिल्कुल सीधा करना शुरू हो गया, तो मेरा ख्याल है कि यही एक इंडिकेशन है जो बताती है कि आपकी फिजियोथेरेपी दुरुस्त सिमत में है। ठीक है, और रिहैबिलिटेशन में हम किन-किन मसल्स को टारगेट करते हैं? देखें जी, रिहैबिलिटेशन जो है बेसिकली तो हमें क्वाड्रिसेप्स के ऊपर काम करना है, हमें हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर काम करना है, हमें एब्डक्टर्स के ऊपर काम करना है, एडक्टर्स के ऊपर काम करना है। अब इनसे हट के हमें पेल्विक गर्डल को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, बैक एक्सटेंसर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये चीजें अगर हमारी अच्छी हैं तो नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको फायदा होगा, आपका चलना अच्छा होगा, आपकी लिंपिंग नहीं होगी, आप किसी किस्म की डेफिशिएंसी का शिकार नहीं होंगे। अच्छा, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जब उन्हें ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो उनको नी फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, या उनका जो नी है वो जीनो वेलकम या जीनो वैरम की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो क्या इस सिचुएशन में रिहैब डिफरेंट होगी? जीनू वेलगम या जीनू वेरम, जिसमें टांगे बाहर को निकली होती हैं या अंदर को मुड़ी हुई होती हैं यूजली, तो उसके बाद तो रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल ऐसा डिफरेंट नहीं होगा। जीनू वेलगम और जीनू वेरम जिन लोगों को होता है, उनका नी रिप्लेसमेंट जब होती है तो यूजली इनकी एज यंग होती है, मसल्स इनके स्ट्रांग होते हैं। फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी जिनकी होती है, उनमें हमें थोड़ी सी अपने रिहैबिलिटेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, उसमें हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें नी स्टिफनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, घुटना मोड़ना भी मुश्किल हो जाता है और घुटना सीधा करना भी मुश्किल हो जाता है, एक्सटेंसिव लैग डेवलप होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो जहां हम फोकस करते हैं अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे, वहां हमें बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि कहीं घुटना बिल्कुल जो है फ्लेक्शन ना कर सके, नी बेंड ना कर सके और घुटना बिल्कुल सीधा ही ना रह जाए या घुटना बिल्कुल सीधा ना हो। तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा अपना प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ता है। जी। ठीक है, और पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब को अगर आप शॉर्टली डिस्क्राइब कर सकें पेशेंट के लिए कि कितने फेज़ का होता है और उसमें आप क्या-क्या एक्सरसाइज़ेस करवाते हैं? अच्छा, जो नी रिप्लेसमेंट का यूजुअली प्रोटोकॉल पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स का वही होता है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज और मॉडरेट और मिनिमम प्रोटेक्शन फेज। लेकिन मैं आपको आसान लफ्जों में ये बताऊं कि जब घुटना तब्दील किया जाता है तो फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे हम घुटने को पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं विद असिस्टिव डिवाइस, जो कि वॉकर के साथ होती है। पेशेंट फुल वेट बेरिंग पूरा वजन डाल के वॉकर के साथ चलता है। घुटने की तब्दीली या तो सिंगल होती है, यूनिलेटरल या बायलैटरल, दोनों घुटनों का ऑपरेशन किया जाता है। पेशेंट को अपने बेड के ऊपर करवटें लेनी चाहिए, कहीं बेड सो डेवलप ना हो। पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, पेशेंट का घुटना अच्छा मुड़ना चाहिए, जो कि हम दूसरे तीसरे दिन मोड़ना शुरू कर देते हैं ड्रेन्स निकलने के बाद। पेशेंट को वॉशरूम की आदत दूसरे तीसरे दिन कमोड की तरफ लेके जाया जाता है, उसको कमोड ट्रेनिंग दी जाती है। 15 दिनों के बाद टांके खोल दिए जाते हैं, 15 दिन तक नी इमोबिलाइजर लगाए जाते हैं ताकि थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मेजर ले लें हम घुटने को सोते हुए या चलते हुए उसके ऊपर ज्यादा बेंडिंग ना कर सके और ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तीसरे हफ्ते के बाद उसकी बैंडिंग तकरीबन 90 डिग्री तक हो जानी चाहिए। छठे हफ्ते के बाद हम वॉकर छुड़वा देते हैं। बाज पेशेंट्स में चौथे से पांचवें हफ्ते में भी वॉकर छुड़वा दिया जाता है, वो स्टिक पे लेकर आया जाता है और 2 हफ्ते स्टिक का पीरियड होता है और पेशेंट जो है तकरीबन 8वें 10वें हफ्ते में स्टिक भी छोड़ देता है। सीढ़ियां चढ़ने का अमल, जब घुटना मोड़ना नी मोबिलाइजर उतार देते हैं, टांगे खुलवा दिए जाते हैं, तो स्टेयर ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जब छठे हफ्ते के बाद आप थोड़ी सी साइकिलिंग भी करवा सकते हैं। और हमें अगर 6 से 8 हफ्ते में 90 से 100 डिग्री बेंडिंग हम नहीं ले पाते या उसकी स्ट्रेटिंग हम पूरी नहीं ले पाते, तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया करते हैं ताकि घुटना बिल्कुल सीधा हो। गेट ट्रेनिंग के ऊपर हमें काम करना पड़ता है कि कहीं चाल उसकी टेढ़ी लिम्पिंग गेट ना हो, इसलिए हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, और क्या नॉन ऑपरेटिव लेग मतलब वो वाली टाँग जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ, क्या वो भी रिहैब में इन्वॉल्व होती है, प्री में और पोस्ट में? साउंड लेग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज लोग ये करते हैं कि वो साउंड लेग के ऊपर फोकस नहीं करते, उसके ऊपर रिहैबिलिटेशन नहीं करते, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करवाते। तो मेरे मुशाहिदे में ये बात आई है कि जो साउंड लेग के ऊपर काम नहीं करते, छठे हफ्ते के बाद अफेक्टेड लेग के मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं साउंड लेग की निस्बत और गेटिंग बैलेंस हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, जहां पर आप अफेक्टेड लेग को लेके चल रहे हैं वहां पे आप साउंड लेग की एक्सरसाइज भी करवाएं। अगर आप उसकी भी एक्सरसाइज करवाते हैं तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, गेट एनालिसिस बेहतर हो जाती है। और आप जब गेट एनालिसिस करते हैं तो आपको बड़ा एक अच्छा पोस्चर भी मिलता है, उसकी गेट भी अच्छी मिलती है, वेल बैलेंस्ड होती है।
तो मेरा ख्याल है कि दोनों के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।